बर्फ की चादर से ढके रूस के खतरनाक रास्तों पर कुछ रूसी सैनिक अपनी वैन में कैदियों को जेल ले जा रहे थे। वैन रुकती है ताकि कैदी हल्का हो सके। तभी सैनिकों को एहसास होता है कि एक कैदी गायब है। वे घबराकर इधर उधर देखते हैं और तभी वो कैदी चुपचाप उनके पीछे खड़ा दिखाई देता है। सैनिक हंसते हुए कहते हैं, अबे यहाँ तू 1 घंटा भी जिंदा नहीं बचेगा, भूखे भेड़िए तुझे कच्चा चबा जाएंगे। और उन्हें क्या पता था कि वे उसे नहीं बल्कि खुद यमराज को चेतावनी दे रहे हैं। सभी कैदियों को हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले दिन जेल के अंदर कुछ गुंडे सर्गे क्रेवन को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन उन्हें ऐसा सबक सिखाता है कि कोई दोबारा आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। इस हंगामे के बाद उसे जेल के हेड सार्जेंट के सामने लाया जाता है। सार्जेंट अकर में पूछता है, तू है कौन? क्रेवन बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तेरे और तेरी गैंग के सारे काले कारनामों को जानता हूँ। तूने कितने बेगुनाहों को मारा है, सबका हिसाब है मेरे पास। सार्जेंट चौंक कर पूछता है, तुझे ये सब कैसे पता? क्रेवन ठंडे दिमाग से जवाब देता है, क्योंकि मैं एक हंटर हूं और मैं तुम्हारे जैसे दरिंदों का शिकार करता हूं। इससे पहले कि सार्जेंट कुछ समझ पाता, क्रेवन बिजली की फुर्ती से हमला कर देता है। पलक झपकते ही उसके गुर्गे ढेर हो जाते हैं और सार्जेंट की गर्दन में चाकू उतर जाता है। अब शुरू होता है असली तमाशा। क्रेवन जेल से भागने के लिए ऐसी छलांगे मारता है कि गोलियां हवा में ही रह जाती हैं। उसकी रफ्तार और ताकत किसी इंसान जैसी नहीं बल्कि एक जंगली चीते जैसी थी। वो दीवारों पर ऐसे चढ़ रहा था जैसे ग्रेविटी उसके लिए बनी ही ना हो। जेल से बाहर निकलते ही उसका सामना एक भयंकर बर्फीले तूफान से होता है। तभी एक भूखा भेड़िया उसके सामने आ खड़ा होता है। शिकारी और जानवर आमने सामने, लेकिन जैसे ही क्रेवन उसकी आंखों में देखता है, वो खूंखार भेड़िया भी कांप जाता है और पीछे हट जाता है। जानवर समझ चुका था कि सामने खड़ा इंसान उससे भी बड़ा दरिंदा है। अंत में क्रेवन एक प्राइवेट एयरजेट तक पहुंचता है। वो अपने कॉन्टैक्ट को फोन करता है और कहता है, काम हो गया, सार्जेंट मारा गया। तभी समझ आता है क्रेवन कोई लाचार कैदी नहीं था। वो खुद को गिरफ्तार करवाकर यहाँ आया था, सिर्फ एक मिशन पूरा करने के लिए। कहानी अब अतीत के पन्नों को पलटती है। क्रेवन और उसका भाई दिमित्री कॉलेज से घर लौट रहे थे। तभी उनके पिता निकोलाई उन्हें लेने आते हैं। निकोलाई कोई मामूली पिता नहीं बल्कि एक बेरहम गैंगस्टर और रसायनों का काला व्यापारी था। वह उन्हें एक दिल दहला देने वाली खबर देता है, उनकी मां ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन दुख मनाने के बजाय निकोलाई उन्हें सीधे शिकार पर ले जाता है। उसका मानना था कि कमजोरों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। वे अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं। निकोलाई एक जानवर का शिकार करता है और अपने बेटों को सबक देता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर सिर्फ इंसान है। हम शिकारी हैं और मौत से कभी घबराना नहीं चाहिए। रात होती है और सभी एक कैंप में आराम करते हैं। इस दौरान निकोलाई को पता चलता है एक ऐसे आदमखोर शेर के बारे में जिसने 3000 लोगों को मौत के घाट उतारा है। निकोलाई उस महान शिकारी को मारकर खुद महान बनना चाहता है। तो अगली सुबह वे शिकार के लिए जाते हैं। एलेक्सी नाम का एक शख्स निकोलाई के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कहता है, लेकिन निकोलाई उसे बीमार और कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ाता है। उनके आगे ही क्रेवन और दिमित्री की बात से पता चलता है कि वे अपने पिता के बुरे काम को पसंद नहीं करते। क्रेवन ने कहा, बहादुरी बंदूक चलाने में नहीं बराबरी की लड़ाई में होती है। तभी अचानक वह खूंखार शेर उनके सामने आ जाता है। क्रेवन बंदूक तानता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता। वो शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देता है। पहली बार शेर के सामने कोई ऐसा था जो डर से कांप नहीं रहा था। तभी निकोलाई शेर पर गोली चला देता है। जख्मी शेर गुस्से में पागल होकर सीधे क्रेवन पर हमला कर देता है। निकोलाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर क्रेवन को घसीटते हुए झाड़ियों में ले जाता है। लेकिन वो शेर क्रेवन को उसकी बहादुरी के लिए मारता नहीं बल्कि उसे दूर फेंक देता है। इसी दौरान पास में एक लड़की जंगल घूमने अपने माता पिता के साथ आई थी और इस वक्त वो ये सब देख रही थी कि जब क्रेवन जख्मी होकर गिरता है तो शेर के खून की एक बूंद उसके घाव में गिर जाती है। वो लड़की अपनी एक रहस्यमय सीरम क्रेवन के मुंह में डाल देती है जो उसकी बूढ़ी दादी ने बनाया था। एक ऐसा जादुई नुस्खा जो नसों में बिजली और शरीर में बेपनाह ताकत भर देता है। क्रेवन को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। इस दौरान लड़की उसके पास अपना एक लकी कार्ड छोड़ देती है। क्रेवन को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और सीधा ऐलान कर देते हैं, क्रेवन मर चुका है। लेकिन तभी शेर की दहाड़ गूंजती है। क्रेवन की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही बल्कि खूंखार शेर जैसी चमक रही थीं। उसकी नसों में अब सिर्फ खून नहीं बल्कि पूरे जंगल की ताकत दौड़ रही थी। होश आते ही क्रेवन के हाथ में उस लड़की का कार्ड होता है। दिमित्री अपने भाई को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेता है। नर्स पिता को बताती है कि क्रेवन मेडिकली 3 मिनट तक मर चुका था और अब उसे आराम चाहिए। लेकिन निकोलाई उसे अपने घर ले जाता है। वो क्रेवन को कमजोर कहता है क्योंकि उसने शेर पर गोली नहीं चलाई थी। निकोलाई फरमान सुनाता है, दिमित्री न्यूयॉर्क जाएगा और क्रेवन यही रहकर एक खूंखार शिकारी बनेगा ताकि आगे चलकर बाप का काला साम्राज्य संभाल सके। फिर निकोलाई उसे वो खौफनाक सरप्राइज दिखाता है, उसी शेर का कटा हुआ सिर। क्रेवन चीख पड़ता है। वो शेर को मारना नहीं चाहता था। बाप बेटे में बहस होती है और उसी पल क्रेवन समझ जाता है अगर वो यहां रहा
तो अंदर से मर जाएगा। अपने कमरे में एक बास को आजाद उड़ते देख वो फैसला कर लेता है। वो अपना सामान समेटता है, लड़की का कार्ड, सीरम की शीशी और रात के अंधेरे में घर छोड़ देता है। दिमित्री उसे रोकने की कोशिश करता है। क्रेवन कहता है, मैं माँ के पुराने कैंप जा रहा हूँ, मिलने आता रहूंगा। क्रेवन लंदन से जहाज पकड़कर पूर्वी रूस के घने जंगलों में पहुंचता है। वहां उसका सामना बैलों के विशाल झुंड से होता है। हजारों बैल उसकी ओर बढ़ रहे थे, मौत सामने थी। तभी एक ताकतवर बैल चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता है। झुंड रास्ता बदल लेता है। बेजुबान जानवर ने उसकी मदद की। क्रेवन माँ के पुराने कैंप पहुंचता है, वहीं अपनी नई दुनिया बसाता है। जानवरों के साथ रहता है, कुदरत को अपना घर मान लेता है। एक दिन हिरण के पीछे भागते हुए उसे एहसास होता है वो हिरण जितनी तेजी से दौड़ सकता है। शेर जैसी ताकत, बंदरों जैसी छलांग। वो अब इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था जंगल का राजा। तभी उसकी तेज नजर जंगल में लालची शिकारियों को देखती है। वे मासूम भैंसों को मार रहे थे, सिर्फ सींग काटने के लिए। ये क्रूरता देख क्रेवन का खून खौल उठता है। वो उन्हें चेतावनी देता है। शिकारी हंसते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। बस फिर क्या था, शिकारी खुद शिकार बन गए। क्रेवन उन पर टूट पड़ता है, इतनी बेरहमी से मारता है कि रूह कांप जाए। उस दिन क्रेवन कसम खाता है, अब से इन जैसे माफिया क्रिमिनल्स जिंदा नहीं बचेंगे। कहानी अब वर्तमान में वापस आती है। क्रेवन अपने प्राइवेट प्लेन से उसी घने रूसी जंगल में लौटता है जिसे उसने अपना घर बना लिया है। वो आज भी अपनी माँ के पुराने कैंप में कुदरत की गोद में रहता है। तभी उसके पास उसके भाई दिमित्री का फोन आता है। दिमित्री उसे याद दिलाता है कि हर साल की तरह इस बार भी उसे उसके जन्मदिन पर मिलने आना होगा। लेकिन इस शांति के बीच जंगल में एक बार फिर कई सालों बाद रूसी माफिया के शिकारी घुस आए थे। वे मासूम भैंसों का शिकार कर उन्हें ट्रक में भरकर ले जा रहे थे। क्रेवन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने बीच रास्ते में खड़े होकर शिकारियों का रास्ता रोक लिया। उनका लीडर आंद्रे चिल्लाकर कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो सामने से हट जा। जब क्रेवन नहीं हटा तो उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन क्रेवन कोई आम इंसान नहीं था। वो बिजली की फुर्ती से उछला। फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। उसने एक एक करके सबको बेरहमी से मारा कि शिकारियों को अपनी गलती का एहसास होने का भी मौका नहीं मिला। उसने ट्रक को तो रोक लिया, लेकिन आंद्रे गाड़ी से भागने में सफल रहा। आंद्रे भागकर सीधा लंदन पहुंचता है ताकि अपने बड़े बॉस मैकडैलन को ये सब बता सके। वह इस घटना के बारे में बता ही रहा था कि तभी पाया कि यहाँ क्रेवन मौजूद था। क्रेवन ने उसके बॉस को पहले ही मार दिया था। असल में क्रेवन ने दुनिया के सबसे बुरे और खतरनाक लोगों की एक डेथ लिस्ट बना रखी है, और जिसका नाम उस लिस्ट में आ गया उसे यमराज भी नहीं बचा सकता। लिस्ट में अगला नंबर आंद्रे का था, इसलिए क्रेवन ने उसको भी खत्म कर दिया। अपना काम पूरा करके क्रेवन यहाँ से चला जाता है। सालों बाद अब हमारी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसने बचपन में क्रेवन की जान बचाई थी। उसका नाम कैलिप्सो है, जो अब एक निडर और कामयाब वकील बन चुकी है। उसे खबर मिलती है कि उसकी एक वकील दोस्त सेमेंथा की गैंगस्टर्स ने बेरहमी से हत्या कर दी है। कैलिप्सो उसके अंतिम संस्कार में पहुंचती है और अपनी दोस्त की हिम्मत और बुराई के खिलाफ लड़ने की उसकी आदत को याद करते हुए बातें कहती है। तभी वहां क्रेवन कैलिप्सो के पास आकर उसकी दोस्त की मौत पर शोक जताता है। कैलिप्सो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन तभी क्रेवन उसे वही पुराना लकी कार्ड दिखाता है। कार्ड देखते ही कैलिप्सो दंग रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसकी उसने बचपन में जान बचाई थी। क्रेवन शांति से उसे बताता है, मैंने उस रूसी सार्जेंट को मार डाला है जिसने तुम्हारी दोस्त का कत्ल किया था। कैलिप्सो को पहले तो यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो घर जाकर रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वाकई द हंटर नाम के किसी शख्स ने उस मुजरिम का काम तमाम कर दिया है। अगले दिन वो फिर से क्रेवन से मिलने पहुंचती है। क्रेवन उसे कहता है कि हंटर नाम उसका दिया हुआ नहीं है, बल्कि मीडिया उसे इस नाम से बुलाती है। वो तो बस सर्गेई क्रेवन है। कैलिप्सो उसे शक की नजर से देखती है और पूछती है, क्या तुम भी अपने पिता की तरह एक गैंगस्टर हो? क्रेवन जवाब देता है, नहीं, मुझे बस बुरे लोग पसंद नहीं और मैं माफियाओं को खत्म करने का काम करता हूं। क्रेवन उसे अपनी एक लिस्ट दिखाता है और कैलिप्सो को एक ऑफर देता है। वो चाहता है कि कैलिप्सो अपनी लॉ फर्म के जरिए उन माफियाओं और अपराधियों की जानकारी और नाम उस तक पहुंचाए जो कानून की पहुंच से बाहर है, ताकि वो उन्हें खत्म कर सके। कैलिप्सो तुरंत हाँ नहीं कहती और कहती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी, लेकिन जाते जाते वो क्रेवन को एक चेतावनी जरूर देती है, अगर तुम इसी तरह इन लोगों को मारते रहे तो तुम्हारे अपने लोग खतरे में आ जाएंगे। कहानी अब हमें एलेक्सी के पास ले जाती है। याद है, वही आदमी जिसे सालों पहले निकोलाई ने बीमार और कमजोर कहकर दुत्कार दिया था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। एलेक्सी अब राइनो के नाम से अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन चुका है। राइनो का खास आदमी उसे खबर देता है कि
जेल के अंदर घुसकर किसी हंटर ने एक बड़े माफिया सार्जेंट को खत्म कर दिया है। राइनो ने भी उस शिकारी की चर्चा सुनी है, एक ऐसा शख्स जिसके पास बाघ जैसी फुर्ती, चीते जैसी रफ्तार और शेर जैसा जिगरा है। जब उसे पता चलता है कि हंटर के पास एक डेथ लिस्ट है जिसमें दर्ज हर नाम वाला शख्स मारा जाता है, तो राइनो को अपनी जान का डर सताने लगता है। वो आदेश देता है, इससे पहले कि मेरा नाम उस डायरी में आए, उस हंटर को ढूंढकर खत्म करो। अब राइनो मरे हुए सार्जेंट के काले साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है। वो माफिया के टॉप 3 लीडर्स के साथ मीटिंग करता है ताकि कोई एक उसका पार्टनर बन सके, लेकिन वे लीडर्स उसे कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तब राइनो उन्हें दिखाता है कि उसे दुनिया राइनो क्यों कहती है। वो अपने शरीर से एक ट्यूब हटाता है और अचानक उसके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। घबराकर वे लोग उस पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन वे उसके शरीर को छू भी नहीं पाती। एलेक्सी का शरीर अब किसी पत्थर की खाल जैसा सख्त हो चुका था। वो एक झटके में उनके आदमियों को जान से मरवा देता है। उसका ये खौफनाक रूप देखकर बाकी बचे हुए 2 लीडर्स कांपने लगते हैं और एक ने दूसरे को मारकर राइनो का पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। रात के समय हम दिमित्री को देखते हैं जो अपने क्लब में अपने पिता निकोलाई का पसंदीदा गाना गा रहा है। इसी दौरान निकोलाई मरे हुए सार्जेंट के आदमी को सौदे के लिए बुलाता है, पर उसे क्या पता था कि वे लोग पहले ही राइनो से हाथ मिला चुके हैं और निकोलाई की मौत का जाल बिछाया गया है। जैसे ही वे हमला करते हैं, निकोलाई अपनी शिकारी आंखों से खतरे को भांप लेता है। शुरू होता है गोलियों का तांडव। निकोलाई एक सदे हुए खिलाड़ी की तरह एक एक करके सबको ढेर कर देता है। क्लब जंग का मैदान बन जाता है और राइनो के सारे गुर्गे मारे जाते हैं। जब माहौल शांत होता है तो दिमित्री डरा सहमा बाहर आता है और अपने बर्बाद हुए क्लब को देखकर रोने लगता है। निकोलाई का खून खौल उठता है। वो दिमित्री का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, मुझे एक योद्धा चाहिए था, पर तू 1 नंबर का डरपोक निकला। निकोलाई उसकी जमकर बेइज्जती करता है। इधर राइनो को खबर मिलती है कि निकोलाई बच निकला है। वो दांत पीसकर कहता है, पुराना शिकारी है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उसे एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें हंटर का चेहरा साफ दिख रहा था। राइनो की आंखें चमक उठती हैं, तो ये निकोलाई का बेटा सर्गेई है। अब राइनो एक ऐसा पत्ता खेलता है जो गेम बदल दे। वो क्रेवन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट फॉरेनर नाम के एक साइको किलर को देता है। फॉरेनर कोई आम गुंडा नहीं है, उसे फॉरेनर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दुनिया के किसी भी कोने में फिट हो जाता है और किसी का सगा नहीं है। वो किसी कारण सालों से हंटर के खून का प्यासा है, इसलिए वो उसी जेल में है जहां हंटर था। जब एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है तो फॉरेनर अपनी आंखों से उसे हिप्नोटाइज करता है और पलक झपकते ही उसे पीछे से गोली मार देता है। यहाँ हम क्रेवन को देखते हैं जो लंदन वापस आ गया है और बिजली की फुर्ती से एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वो यहाँ किसी का शिकार करने नहीं बल्कि अपने भाई दिमित्री को जन्मदिन विश करने आया है। क्रेवन चाहता है कि वे शांति से वक्त बिताएं, पर दिमित्री उसे क्लब चलने के लिए मना लेता है। क्लब पहुंचते ही क्रेवन की सुपर सेंस अपना कमाल दिखाती है। वो एक लड़की के परफ्यूम की तारीफ करता है, पर वो कहती है उसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। क्रेवन मुस्कुराकर कहता है, ये किसी फीमेल परफ्यूम की खुशबू है, मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है। अंदर दिमित्री उदास होकर उस हमले के बारे में बताता है जिसमें वो डरकर छिप गया था और उसके पिता ने उसे कायर कहा था। क्रेवन उसे समझाता है कि उनके पिता एक गैंगस्टर हैं और दिमित्री को उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तभी वहां निकोलाई आ जाता है क्योंकि आज उसके बेटे का जन्मदिन है। क्रेवन अपने बाप से नफरत करता है, इसलिए वो गले नहीं मिलता, बस औपचारिकता के लिए हाथ मिलाता है। इसके बाद सब मिलकर ड्रिंक्स लेते हैं। रात को क्रेवन नशे की हालत में दिमित्री को कमरे तक ले जाता है और फिर सोने चला जाता है, पर उसे बिस्तर पर नींद नहीं आती, इसलिए वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक खुली जमीन पर सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है और वापस बिल्डिंग के अंदर जाता है, हाँ, लिफ्ट से। जब वो फ्लैट में वापस आता है तो नजारा बदला हुआ था। सारा सामान बिखरा पड़ा था और दिमित्री गायब था। क्रेवन की तेज नजरें देख लेती है कि कुछ लोग दिमित्री को किडनैप करके ले जा रहे हैं। क्रेवन बिना सोचे खिड़की से सीधे नीचे छलांग लगा देता है। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा पीछा जिसे देखकर रूह कांप जाए। वो किसी चीते की गति से दौड़ रहा है। उसकी रफ्तार इतनी होती है कि वो किडनैपर्स के करीब पहुंच जाता है और जबरदस्त छलांग लगाकर उनकी चलती गाड़ी पर जा गिरता है। वो नंगे हाथों से गाड़ी की छत फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से नीचे गिर जाता है। गाड़ी भागने में कामयाब हो जाती है, पर शिकारी हार नहीं मानता। वो पीछा करते हुए उस जगह पहुंचता है जहां वे लोग दिमित्री को हेलीकॉप्टर में ले जा रहे थे। क्रेवन एक रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर को जकड़ लेता है। अंदर मौजूद गुंडे उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। क्रेवन किसी साए की तरह छिपता है और अचानक ऊपर चढ़कर अपने भाले से एक आदमी को वहीं ढेर कर देता है। हवा में मौत का खेल चल रहा था, लेकिन क्रेवन की तमाम कोशिशों के बावजूद वे लोग दिमित्री को लेकर रफू चक्कर होने में कामयाब हो जाते हैं।
दिमित्री को बचाने के लिए क्रेवन सीधा वकील कैलिप्सो के पास पहुंचता है। वो उसे किडनैपर्स के हुलिये और उनकी वेशभूषा के बारे में बताता है। कैलिप्सो क्रेवन की हालत और उसके भाई के प्रति उसके प्यार को देखकर तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास पहुंचता है। निकोलाई उसे दिमित्री की कटी हुई उंगली दिखाता है। ये किडनैपर्स की तरफ से एक खौफनाक चेतावनी थी। निकोलाई बताता है कि उन्होंने $20 मिलियन की मांग की है। क्रेवन गुस्से और दर्द में कहता है, पैसे दो और उसे छुड़ाओ। लेकिन निकोलाई का जवाब पत्थर जैसा था। वो मना कर देता है और कहता है, अगर मैंने पैसे दिए तो दुनिया मुझे कमजोर समझेगी और मेरी बरसों की मेहनत का साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। क्रेवन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाता है, साम्राज्य? आप बस एक मामूली ड्रग डीलर हैं और कुछ नहीं। वो अपने पिता की क्रूरता देखकर वहां से निकल जाता है। बेचारे दिमित्री को किडनैपर्स ने एक अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है और पिता को उसकी फिक्र से ज्यादा साम्राज्य की पड़ी है। कैलिप्सो को आखिरकार खबर मिलती है कि दिमित्री को उमर अदेमर नाम के आदमी ने पकड़ा है और उसे तुर्की की एक पुरानी मॉनेस्ट्री में छिपा कर रखा गया है। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं था। असल में ये जानकारी खुद फॉरेनर ने लीक करवाई थी। ये उसका मास्टर प्लान था ताकि वो क्रेवन को जाल में फंसा सके। जब वो खबर देने वाला आदमी फॉरेनर से एक्स्ट्रा पैसे मांगता है तो फॉरेनर बिना सोचे उसे वहीं ढेर कर देता है। वो राइनो को फोन करता है और कहता है शिकारी जाल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा, खेल खत्म कर देना। उत्तरी तुर्की के पहाड़ों पर बनी एक मॉनेस्ट्री की दीवारों पर क्रेवन किसी साई की तरह चढ़ जाता है। वो बिना आहट किए अंदर दाखिल होता है। एक एक करके गार्ड्स बेहोश हो रहे थे, बिना किसी आवाज के। क्रेवन में सिर्फ शेर की ताकत ही नहीं बल्कि बिल्ली प्रजाति जैसा हुनर भी है। वो ऐसे चलता है कि मौत को भी उसकी आहट ना मिले। तभी एक छोटी सी आवाज गूंजती है और पूरा ग्रुप अलर्ट हो जाता है। अब छिपने का वक्त खत्म हो चुका था। क्रेवन शेर की फुर्ती से उन पर टूट पड़ता है। बंदूकों से लैस गार्ड्स उसकी बिजली जैसी रफ्तार के सामने खिलौने साबित होते हैं। क्रेवन उमर की गर्दन दबोच लेता है। तभी उसकी दूरबीन जैसी नजरों को मीलों दूर से आती एक मिसाइल दिखाई देती है। वक्त नहीं था। वो उमर को पकड़कर सीधा नीचे खाई में कूद जाता है। मलबे के नीचे दबा उमर हाफते हुए सच उगल देता है। ये सब राइनो का प्लान था। भारी मलबा दोनों पर गिर पड़ता है। दूर खड़े राइनो के आदमी तबाही देखकर हंस रहे थे, लेकिन अगले ही पल पीछे से क्रेवन जिंदा बाहर निकलता है। पलक झपकते ही वो उन सबको मौत के घाट उतार देता है। अब उसे साफ समझ आ गया था, ये सब उसके लिए बिछाया गया जाल था और इस जाल का अगला शिकार कैलिप्सो हो सकती है। वो तुरंत उसे फोन करता है, सुरक्षित जगह पहुंचने को कहता है। कैलिप्सो जैसे ही अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती तो देखा राइनो के आदमी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन किस्मत से वो बाल बाल बच निकलती है। इधर राइनो दिमित्री के पास पहुंचता है। वो ठंडे लहजे में दिमित्री को बताता है कि उसके बाप ने उसे बचाने के लिए फूटी कौड़ी देने से साफ मना कर दिया। फिर वो दिमित्री को क्रेवन की हंटर वाली सच्चाई दिखाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई है। राइनो कहता है कि हंटर की डेथ लिस्ट में उसका नाम भी हो सकता था। इसी डर से उसने उसे खत्म करने के लिए गुंडे भेजे थे, लेकिन जब वो वहां नहीं मिला तो तुम्हें उठा लाए गए और जाल बिछाकर उसे मरवा दिया गया। राइनो अपना अतीत खोलता है। उसे भी कभी कमजोर समझा गया था, लेकिन एक साइंटिस्ट के सीरम ने उसे ये राइनो जैसा अभेद्य शरीर दे दिया। फिर वो दिमित्री को एक खतरनाक ऑफर देता है, मेरे पार्टनर बन जाओ और हम मिलकर उस मतलबी निकोलाई का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन दिमित्री अपने पिता को धोखा देने से साफ मना कर देता है। ये सुनते ही राइनो का गुस्सा फट पड़ता है। वो दिमित्री को शूट करने ही वाला होता है। तभी खबर मिलती है हंटर जिंदा है। राइनो रुक जाता है। दिमित्री को अभी नहीं मारा जाता। उधर मॉनेस्ट्री में फॉरेनर पहुंचता है हंटर को पकड़ने के लिए सुराग ढूंढने। पुलिस को देखकर वो अपनी आंखों की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। एक पल में पुलिस वाले चकमा खा जाते हैं और वहीं मार दिए जाते हैं। इसी खौफनाक खूबी से वो राइनो के गार्ड्स को भी सम्मोहित करता हुआ आगे बढ़ता है। वो सीधा राइनो के सामने पहुंचता है, लड़ने के लिए नहीं बल्कि हाथ मिलाने के लिए। वो बताता है कि हंटर ने उसके बॉस को मार दिया था और उसी दिन से वो बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा है। अब प्लान साफ था। क्रेवन की सिर्फ एक कमजोरी है, दिमित्री। उसी का इस्तेमाल करके हंटर तक पहुंचा जाएगा। यहाँ क्रेवन के बुलावे पर कैलिप्सो प्लेन से पूर्वी रूस के घने जंगलों में पहुंचती है। जंगल के रास्ते चलते हुए क्रेवन उसे बताता है कि ये जगह कभी उसकी माँ के परिवार की हुआ करती थी। ये पूरा जंगल उसकी माँ की आखिरी निशानी है। तभी अचानक एक सफेद तेंदुआ उन पर हमला करता है। क्रेवन एक कदम भी पीछे नहीं हटता। वो उस तेंदुए की आंखों में आंखें डालकर इतनी भयानक दहाड़ मारता है कि वो जंगली जानवर भी समझ जाता है ये जंगल का असली राजा है। तेंदुआ दुम दबाकर भाग जाता है। क्रेवन कैलिप्सो को अपने कैंप में ले जाता है। वहाँ कैलिप्सो देखती है कि क्रेवन ने
कुदरती चीजों से कई खतरनाक हथियार बनाए हैं, खासकर उसका क्रॉसबो, जिसे चलाने में कैलिप्सो खुद भी माहिर है। क्रेवन उसे वही सीरम की शीशी दिखाता है जो उसने पिलाई थी और पूछता है, क्या तुम्हारे पास और सीरम है? कैलिप्सो बताती है कि वो उसकी दादी का गुप्त नुस्खा था और उनकी मौत के साथ ही वो राज भी खत्म हो गया। वो क्रेवन को सावधान करती है, इतने खून खराबे का अंजाम बुरा हो सकता है, लेकिन क्रेवन ठंडे यकीन के साथ कहता है, मैंने सिर्फ दरिंदों को मिटाया है, कुदरत मेरा साथ देगी। तभी क्रेवन का फोन बजता है। ये वही नंबर था जो उसके भाई दिमित्री के पास था, लेकिन दूसरी तरफ राइनो था। वो बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आता है, या तो तुम और दिमित्री मेरे पार्टनर बन जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। क्रेवन बिना एक शब्द बोले फोन काट देता है। अब सिर्फ जंग होनी थी। रास्ते में फॉरेनर राइनो को एक खास इंजेक्शन गन दिखाता है। वो बताता है इसका जहर इंसान को पहले भयानक डरावने सपने दिखाता है और फिर तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुला देता है। जल्द ही राइनो और फॉरेनर अपनी पूरी फौज के साथ क्रेवन के इलाके में घुस जाते हैं। वे पहले अपने छोटे मोहरों को भेजते हैं, लेकिन क्रेवन अपने घर में था। उसने पूरे जंगल में मौत के जाल बिछा रखे थे। वो कभी पेड़ों से कूदकर, कभी कहीं से निकलकर और कई तरीकों से एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। जंगल का कोना कोना उन घुसपैठियों के लिए कब्रगाह बन गया। फिर राइनो अपना सबसे घातक हथियार इस्तेमाल करता है। आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिए आग और गोलियों की बारिश होने लगती है। दूर खड़ी कैलिप्सो बस धुएं और लपटों को देख पा रही थी, जबकि दिमित्री अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहा था। तभी क्रेवन को अपने शरीर पर अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे हजारों मकड़ियां रेंगती हुई दिखती हैं और आसमान से विशाल मकड़े गिरने लगते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। ये फॉरेनर की उस इंजेक्शन गन का असर था जो भयानक हॉल्यूसिनेशन पैदा कर रही थी। फॉरेनर साई की तरह सामने आता है। क्रेवन उस पर हमला करता है, पर जहर के असर के कारण वो बार बार चकमा खा जाता है। फॉरेनर एक के बाद एक 3 और इंजेक्शन क्रेवन के शरीर में दाग देता है। अब क्रेवन का अंत तय लग रहा था। वो घुटनों पर आ गया, बेबस और लाचार। फॉरेनर ने उस पर पिस्तौल तान दी और अपने आदमियों को दिमित्री को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि फॉरेनर ट्रिगर दबाता, एक सनसनाता हुआ तीर उसके सिर के आर पार हो गया। कैलिप्सो ने सही वक्त पर क्रॉसबो चलाया, जिससे फॉरेनर वही ढेर हो गया। कैलिप्सो ने तुरंत वही जादुई सीरम क्रेवन को पिलाया जिसे उसने बचा कर रखा था। सीरम के अंदर जाते ही क्रेवन की रगों में नई जान आ गई। उधर राइनो के आदमियों ने दिमित्री को फिर से पकड़ लिया था। राइनो उसे मारता नहीं है। उसे उम्मीद थी कि एक बेटे क्रेवन की मौत की खबर सुनकर शायद निकोलाई दूसरे बेटे के लिए 20 मिलियन की फिरौती दे दे, इसलिए वो उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी धरती कांपने लगी। हजारों जंगली भैंसों का झुंड एक तूफान की तरह उनकी गाड़ियों की ओर बढ़ा। राइनो को अब अपने असली और खूंखार रूप में आना पड़ा। भैंसों ने गाड़ियों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल दिया और उसी धूल के बीच से क्रेवन बाहर निकला। अब शुरू हुई सदी की सबसे बड़ी टक्कर। एक तरफ राइनो की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ क्रेवन की जंगली फुर्ती। भैंसे उनके चारों तरफ घेरा बनाकर दौड़ रहे थे। राइनो की ताकत के सामने क्रेवन का हर वार खाली जा रहा था। तभी क्रेवन ने दिमाग लगाया। उसने राइनो के शरीर के उस हिस्से पर हमला किया जहां से उसका शरीर सीरम को कंट्रोल करता था। उसने राइनो को तारों से बांधा और उसे सीधे भैंसों के पैरों के नीचे धकेल दिया, जिससे वो उनके नीचे कुचल गया। दम तोड़ते हुए राइनो के पास क्रेवन गया और पूछा, तुम्हें वो वीडियो किसने दी जिससे मेरा राज खुला? राइनो ने मरते मरते एक कड़वा सच उबला, उसी ने जो तुम्हारे सबसे करीब है और जिसे तुम देख नहीं पाए। क्रेवन को समझ आ गया कि यह किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पिता निकोलाई का खेल था। खैर, राइनो ने आखिरी सांस ली और उसका खेल खत्म हुआ। इसके बाद क्रेवन सीधा उस बर्फीले ठिकाने पर पहुंचता है जहां उसका पिता निकोलाई छिपा हुआ था। निकोलाई को लगा था कि वो सुरक्षित है, पर वो भूल गया था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे महान शिकारी है। निकोलाई कहता है, मैंने जानबूझकर राइनो को तुम्हारे पीछे लगाया ताकि वो मुझे ना मार पाए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही उसे रोक सकते थे। चलो अब अतीत भूलकर फिर से साथ एक परिवार हो जाते हैं। क्रेवन की आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो कहता है, मैंने पूरी दुनिया से गंदगी साफ कर दी, हर माफिया को मिटा दिया, लेकिन आपको छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे पिता है। जाने से पहले क्रेवन अपने पिता की ही बात दोहराता है, मौत से कभी डरना नहीं चाहिए। तभी झाड़ियों से एक विशाल भालू निकल निकोलाई पर हमला करने के लिए झपटता है। निकोलाई हड़बड़ाकर अपनी बंदूक उठाता है, पर ट्रिगर दबाते ही उसे एहसास हुआ कि बंदूक खाली है। क्रेवन ने पहले ही गोलियां निकाल दी थीं। उस जंगली भालू ने निकोलाई का काम तमाम कर दिया। पिता के अपने ही सिखाए जंगल के कानून ने उसकी जान ले ली। 1 साल बाद लंदन में दिमित्री अपने उसी क्लब में अपना पसंदीदा गाना गा रहा है। क्रेवन उससे मिलने
निर्णय आता है, पर उसकी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उसने देखा कि दिमित्री अभी गैंगस्टर्स के साथ डील कर रहा है। क्रेवन ने उसे इस नरक से निकाला था, लेकिन दिमित्री ने पिता का बिजनेस बंद करने के बजाय उसे और बड़े लेवल पर चलाने का फैसला किया। जब क्रेवन उसे टोकता है तो दिमित्री पलटकर कड़वा सच बोलता है, भाई तुम भी दूध के धुले नहीं हो। मुझे पता है कि पिता किसी हादसे में नहीं मरे, तुमने उन्हें मारा है। क्रेवन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी देखा दिमित्री का चेहरा अचानक उसकी तरह बन गया, जिसे देखकर क्रेवन दंग रह जाता है। उसने एक साइंटिस्ट के जरिए गिरगिट जैसी सुपर पावर हासिल कर ली थी। दिमित्री मुस्कुराकर कहता है, राइनो मर गया, पिता चले गए, अब पूरा मैदान खाली है खेलने के लिए। क्रेवन उसे चेतावनी देता है, मैं तुझे ये पाप नहीं करने दूंगा, पर दिमित्री उसे नजरअंदाज करके कहता है, घर जाओ भाई, पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। क्रेवन घर जाकर वो पुराना लेटर खोलता है। उसमें निकोलाई ने लिखा था, सर्गेई, शिकारी मरते नहीं, वे विरासत छोड़ जाते हैं। तुम कमजोर नहीं, तुम महान हो। अब वक्त है अपनी असली खाल उड़ने का। क्रेवन वो संदूक खोलता है और उसमें से शिकारी की वो आइकॉनिक ड्रेस निकालता है। सर्गेई वो ड्रेस पहनकर अपनी गद्दी पर बैठता है। अब वो सिर्फ सर्गेई नहीं था, वो अब पूरी तरह से क्रेवन द हंटर बन चुका था। उसे समझ आया कि आप अपनी जड़ों से कितना भी भाग लें, आपका अतीत और आपका खून अंत में आपको ढूंढ ही लेता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही और धमाकेदार कहानियों के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।